Good morning, students. Razul here. In previous part, we did some topics of chapter number 8 of class 7 science, that is wind, storm and cyclones. And here air pressure reduces when wind speed increases, air expand on heating, generation of wind. मतलब हमने प्रीवियस पार्ट में यहाँ तक कर लिया था एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. इन दिस पार्ट वी डू जनरेशन ऑफ wind. Okay, let's start. Generation of wind. Wind currents are generated due to uneven heating on the earth as discussed in the earlier chapter of weather and climate. इससे जो पहले वाला चैप्टर था वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इन एनिमल्स, उस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था टॉपिक कि जो विंड करंट्स हैं वो अनइवन हीटिंग की वजह से होता है, अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से. अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ. As you early know, the regions around the equator are heated by the direct rays of sun. अब देखो क्या था, वहाँ पे भी ये बताया हुआ था कि जो मतलब बीच का जो पार्ट होता है अर्थ के, वो होता है हमारा इक्वेटर, और साइड के जो होते हैं वो होते हैं पोल्स. जैसे अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जो बीच में होएगा वो होएगा हमारा इक्वेटर. ठीक है, तो जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहाँ पे जो सन की रेज हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, इन कंपैरिजन टू पोल्स टेम्परेचर. ओके, सो द एयर इन दीज रीजन्स गेट हीटेड. तो देखो जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे भी सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पे जो सराउंडिंग होएगी वो गर्म होएगी. तो गर्म होने की वजह से जो यहाँ वहाँ के सराउंडिंग की जो एयर होएगी वो हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी. ठीक है, सो देखो क्या होता है. अब देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है और यहाँ पे पोल्स हैं. यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म होने की वजह से वो ऊपर जाएंगी. ठीक है, और ऊपर जाएंगी तो वो पोल्स पे पहुंच जाएगी, और उसका प्लेस कौन ले लेगी, पोल्स वाली एयर. ठीक है, पोल्स वाली कोल्ड एयर है तो कोल्ड एयर यहाँ पे इसका प्लेस ले लेगी, और यहाँ वाली एयर ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे. ठीक है, तो ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी. सो यही लिखा हुआ है इसमें, द एयर इन दीज रीजन्स गेट हीटेड एंड राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स रीजन मीन्स 0 से 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, मतलब पोल्स पे मूव्स इन. ठीक है, उसकी तरफ आएंगे. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर एज शोन इन 15.4 फिगर. जैसे कि सॉरी जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया हुआ है कि जो विंड है देखो यहाँ से यहाँ जा रही है बाहर की तरफ, और फिर यहाँ से ऐसे अंदर आ रही है. ऐसे ही यहाँ से अगर जाएगी तो यहाँ से नीचे से अंदर आएगी, और यहाँ वाली जो एयर है वो इक्वेटर की तरफ आएगी. ठीक है, सो द रीजन अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर कोल्डर एज द सन रेज स्लैंट द मोस्ट ऑफ दिस रीजन. मतलब क्या है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो जो होंगी, उनकी जो एयर होएगी वो कूल होएगी. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो सनराइज होती है वो स्लैंटिंग पड़ती है. ठीक है, बजाय की डायरेक्ट पड़ने की. एज अ रिजल्ट cold wind rushes northwards from the south pole and southwards from the north pole. मतलब जो साउथ की डायरेक्शन में होएगी वो नॉर्थ की तरफ जाएगी विंड, और जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन की होएगी वो साउथ की तरफ जाएगी. टू रिप्लेस द गैप जनरेशन बाय द राइजिंग वार्म एयर एट लैटिट्यूड. मतलब क्या है कि जो वार्म एयर है उसकी प्लेस को पूरा करने के लिए वो वहाँ पे आएगी. ठीक है, so the flow of wind is not exactly vertically north to south or from south to north as you can see in figure 15.4. ठीक है, जैसे कि उसमें दिखाया हुआ है. अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑब्जर्व ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ. मतलब कि चेंज होता है विंड की डायरेक्शन में, एग्जैक्टली वो वर्टिकली नहीं होते हैं साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड अर्थ. अब लैंड एंड वाटर. लैंड और वाटर की जो अनइवन हीटिंग होती है उससे भी, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी. वी ऑलरेडी नो डैट वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, हमें पता है कि जो वाटर है वो बैड कंडक्टर है हीट का.
तो सो देयर इज़ ऑलवेज एन अनइवन हीटिंग पैटर्न सीन इन द केस ऑफ लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज़। इसीलिए जो भी हीटिंग है वो अनइवन हीटिंग प्रोड्यूस होती है, या हम देख सकते हैं कि वाटर और लैंड में, ठीक है, क्योंकि जो वाटर है अभी लेट होता है। इन समर लैंड मासेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ मच हॉटर दैन द सराउंडिंग वाटर इन द ओशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब देखो गर्मियों में क्या होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया जो होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, जो लैंड मास है उसका मतलब जो लैंड वाला एरिया है वो ज़्यादा गर्म होगा बजाय की वाटर से, ठीक है। सो द एयर अबव द लैंड, अब देखो जो चीज़ ज़्यादा गर्म होएगी वहाँ वाली एयर जो होएगी वो गर्म होएगी, तो वो गर्म होने की वजह से ऊपर चली जाएगी। तो यही है कि द एयर अबव द लैंड, अब लैंड ज़्यादा गर्म है तो लैंड की एयर हीट होएगी और राइज हो जाएगी। एंड द विंड फ्रॉम द ओशियन, अब जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज में था कि जब सी ब्रीज में क्या था कि जब लैंड गर्म होएगी तो गर्म होने की वजह से जो एयर उसके ऊपर जाएगी और सी वाली जो एयर है, कूल एयर है, वो उसका प्लेस ले लेगी। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कैरिंग वाटर वेपर फ्लो इन, दीज आर मानसून विंड्स, ये मानसून विंड्स होती हैं, एंड कोजेज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। अब सर्दियों में क्या होता है, इन विंटर द विंड्स फ्रॉम द लैंड ब्लो टूवर्ड्स द ओशन, ठीक है, मतलब कि जो लैंड की जो ब्रीज है वो ओशन की तरफ होगी। एज द लैंड इज कूलर दैन द वाटर बॉडीज, जो लैंड होगी वो कूल होगी वाटर बॉडीज से। दीज विंड्स कॉल्ड विंटर मानसून, इसको क्या कहेंगे, विंटर मानसून, ब्रिंग्स कैंटी रेनफॉल टू कोस्टल तमिलनाडु एज दे टेक मॉइस्चर वाइल ब्लोइंग ओवर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स के भी यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है थंडर स्टॉर्म, सेकेंड वन इज टोर्नेडोज एंड थर्ड वन इज साइक्लोन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय वायलेंट एयर currents and are accompanied by heavy rains, high speed winds and lightning, ठीक है, इन सभी से storms आते हैं। The storms may occur on land or over a sea। अब देखो फर्स्ट है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया क्वाइट फ्रिक्वेंटली। द एयर नियर द लैंड गेट्स हीटेड, तो सबसे पहले तो हमें यही पता ही है कि ये तो कॉमन चीज़ है कि जो एयर है लैंड की वो हीट होएगी, ठीक है, लाइट होएगी और राइज होएगी, ठीक है, गर्म होएगी, गर्म होने की वजह से हल्की हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी। इन डूइंग सो द वाटर वेपर कंडेंस रैपिडली, तो क्या होगा जब वो ऊपर और ऊपर जाती रहेगी, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा हल्की होगी, मतलब देखो जितनी ज़्यादा हीट होएगी उतनी ही ज़्यादा एयर गर्म होएगी, और जितनी ज़्यादा एयर गर्म होएगी उतनी ही ज़्यादा वो हाइट पे जाएगी, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा हल्की होएगी। तो ऐसा करके क्या होगा, जो वाटर वेपर हैं, जो एयर के साथ वाटर वेपर होते हैं, वो कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे जब वो और ऊपर हाइट पे जाएंगे। तो द वाटर वेपर कंडेंस रिपीटली टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो वो कंडेंस हो जाएंगे, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएंगे जो कि फ्रीज हो जाएगी और वो क्लाउड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे टू फॉर्म आइस पार्टिकल्स। ड्यूरिंग द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड फ्रीजिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। अब देखो जब वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होंगे, तो जब भी कंडेंसेशन होती है वहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। सो जितना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होएगी सराउंडिंग्स में, विच फर्दर पुशेस द एयर अप। अब देखो हीट रिलीज़ हो रही है तो क्या होगा कि जो हीट जो वहाँ पे पड़ रही है तो उसकी वजह से जो एयर है वो गर्म होती जाएगी, तो जो फिर वो गर्म एयर होगी वो दोबारा से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सो द हीट इज़ a large amount of heat is released which further pushes the air up at a higher speed, ठीक है, वो हाई स्पीड से वो दोबारा से ऊपर जाएगी। the water droplets and ice particles rub against each other, तो क्या होगा जो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे और आइस के पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ रगड़ते जाएंगे, मतलब रब हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ इन रैपिडली राइजिंग एयर, ठीक है। दिस बिल्ड्स अप एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे फिर वो लाइटनिंग का रूप ले लेती है, ठीक है, विच इज़ रिलीज्ड बाय अ स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग। द लाइटनिंग हीट्स अप द सराउंडिंग, तो लाइटनिंग क्या करेगी, लाइटनिंग मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो लाइटनिंग हीट्स अप द सराउंडिंग, तो क्या होगा, सराउंडिंग को दोबारा से हीट कर देगी वो, एंड मेक्स द एयर एक्सपेंड वेरी फास्ट, तो वो दोबारा से गर्म हो जाएगी एयर और वो एयर एक्सपेंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से।
इन टर्न इट प्रोड्यूसेस अ थंडरस साउंड, तो इसी वजह से जो वो साउंड होएगी वो थंडरस प्रोड्यूस होएगी। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, अब देखो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, गर्म हवा की अपवर्ड मूवमेंट और कोल्ड एयर की डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि देखो जब एयर कोई ऊपर जाएगी तो उसका प्लेस भी तो लेगी ना कोल्ड एयर, तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर लेट्स टू स्टॉर्मी विंड्स, तो मतलब उनका जो वो बैलेंस था उसकी वजह से क्या होगा, अलोंग विद रेनफॉल लाइटनिंग एंड थंडर, वो सारी स्टॉर्मी विंड्स इकट्ठी हो जाएंगी वहाँ पे। दीज इवेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। A thunderstorm fades away when the rising column of hot air cuts off due to the decreased precipitation, ठीक है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन केस ऑफ थंडरस्टॉर्म, प्रिकॉशन क्या क्या करनी चाहिए, क्या मतलब क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए अगर थंडरस्टॉर्म हो। द बेस्ट प्लेस टू स्टे ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म इज इंडोर विद ऑल डोर्स एंड विंडोज शट। नेक्स्ट वन इज इफ कोट आउटसाइड, अगर हम कहीं बाहर हैं, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, मतलब किसी भी लंबे ट्री पे हमने शेल्टर नहीं लेनी है। डू नॉट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर लेटना भी नहीं है। एंड डू नॉट यूज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी यूज़ नहीं करनी है। वाई, बिकॉज अम्ब्रेला जो होती है वो मेटल की बनी होती है ऊपर से, तो मेटल को जो वो हमारी जो लाइटनिंग है वो मेटल की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। विद अ मेटेलिक, एंड यू कैन टेक शेल्टर इन कार और बस। इफ़ यू आर इन अ वाटर पूल, अगर आप किसी वाटर पूल के अंदर हो तो वहाँ से भी हमें बाहर आ जाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। गेट आउट एंड टेक शेल्टर इन अ नियर बाय बिल्डिंग्स। Next storm is our tornadoes. A tornado is another form of storm and has a dark funnel shaped cloud that reaches to the ground from the sky as shown in figure। देखो ये एक क्लाउड है, बहुत बड़ा सा क्लाउड होता है जो कि स्काई से ऊपर से हमारी अर्थ पे आता है, हमारे ग्राउंड पे आता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, बहुत बड़ा सा क्लाउड है, वो ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में हमारी अर्थ के ऊपर आ रहा है। इट इज़ फॉर्म्ड, अब ये बनता कैसे है देखो, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ राइजिंग कॉलम ऑफ हॉट एयर, जब आपको पता ही है कि जो गर्म हवा आएगी वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो राइजिंग कॉलम हॉट एयर का मीट्स अ हॉरिजॉन्टल करंट ऑफ कोल्ड एयर, जब ऊपर जाती हुई हवा, गर्म हवा जो हॉरिजॉन्टल कोल्ड एयर है उसके साथ जब मीट होएगी तो ये होगा, ठीक है। एयर इज सक्ड आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉलम, जो एयर है वो क्या करेगी, उसके जो सेंटर में जो भी कुछ आएगा वो उसको सक आउट कर लेगी। एंड हाई स्पीड विंड स्टार्ट ब्लोइंग अराउंड दिस लो प्रेशर सेंटर, मतलब जो उसका सेंटर वाला पार्ट होगा ना, उसका जो प्रेशर होगा वो बहुत लो होगा। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे भी हम विंड की बात करते हैं कि विंड की स्पीड जहाँ पे ज़्यादा हो तो वहाँ पे प्रेशर उसका लो हो जाता है, तो लो प्रेशर होगा सेंटर में, ठीक है। और विंड की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। और द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर, और जो डायमीटर होता है टोर्नेडो का वो छोटे से छोटा, मतलब कि मीटर से लेकर और एज लार्ज एज अ किलोमीटर और मोर, कई किलोमीटर तक का हो सकता है। द लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर सक्स, मतलब कि जो लो प्रेशर एरिया होता है, सेंटर वाला जो एरिया होता है वो डस्ट को, डेब्रिस को एंड एवरीथिंग, जो भी कोई चीज़ आती है उसके रास्ते में, सबको वो क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है और कहीं पे फेंक देती है, ठीक है। एवरीथिंग दैट्स कम इन इट्स वे एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप। Most of the tornadoes are weak and do not cause much harm to life and property। मतलब कि जो ज़्यादातर टोर्नाडोज होते हैं वो वीक होते हैं और कोई हार्म नहीं देते वो, ठीक है। दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन आवर कंट्री, मतलब इंडिया में ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है ये। प्रिकॉशंस टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ टोर्नाडोज, फर्स्ट वन इज टेक शेल्टर इन अ रूम विच इज़ डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये भी ना हो सके तो शट द डोर एंड विंडोज़ ऑफ द हाउस एंड सिट अंडर अ टेबल और बेड। यू कैन इवन गो डाउन ऑन योर नीज, ठीक है, और सो एज टू प्रोटेक्ट योर हेड एंड नेक, ताकि आप अपने हेड और नेक को बचा सकें। नेक्स्ट वन इज साइक्लोन्स। इट इज़ अ स्टॉर्म विच डेवलप्स ओवर द सी, मतलब सी के ऊपर होता है, एंड हैज़ हाई स्पीड विंड्स swirling around a low pressure center called the eye of the storm, जैसे कि पिक्चर में यहाँ पे दिखाया हुआ है।
साइक्लोन्स डेवलप ओवर ट्रॉपिकल सीज. ट्रॉपिकल सीज में होता है ये द एयर आफ्टर बीइंग हीटेड अप बाय द सन रेज. अब देखो जो एयर ऊपर गई है सन रेज से हीट होकर राइजेस, ठीक है, ऊपर जाती है, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. तो देखो जितनी तेज़ी से वो ऊपर जाएगी तो वो लो प्रेशर स्पीड जो है विंड की वो ज़्यादा है, तो जो रीजन होएगा वहाँ का वो लो प्रेशर का होगा. कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रशेज इन. तो जो कोल्ड एयर होएगी वो वहाँ का रास्ता मतलब जगह ले लेगी उसकी. एंड राइजेज अप, तो वो भी दोबारा से हीट हो जाएगी, ठीक है, सन से हॉट हो जाएगी और वो दोबारा से ऊपर चली जाएगी. एंड राइजेज अप एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ऑफ सन. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस सेटिंग अप अ करंट ऑफ एयर. तो ये दोबारा से जो प्रोसेस चलता रहता है कि गरम एयर जो है वो ऊपर जा रही है, ठंडी एयर उसका प्लेस ले रही है, फिर दोबारा वो जो कोल्ड एयर है वो दोबारा से गर्म हो रही है, फिर वो दोबारा ऊपर जा रही है. तो ऐसे ही करते करते वो एक करंट प्रोड्यूस कर देगी वहाँ पे. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ड्रैग्स दिस एयर करंट अराउंड द रीजन ऑफ लो प्रेशर. द सेंटर ऑफ साइक्लोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आई इज़ अ कॉम एरिया. मतलब कि ये कॉम एरिया होता है, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है जहाँ पे साइक्लोन होता है वहाँ. विद अ डायमीटर ऑफ, जो उसका डायमीटर होता है ना खतरनाक वो होता है. सो विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 10 to 30 किलोमीटर. ठीक है, कितना हो सकता है उसका डायमीटर? 10 से लेके 30 किलोमीटर तक का. इट इज़ अ रीजन ऑफ लो इंटेंसिटी विंड्स एंड इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. The area around the eye is the region of thick clouds with heavy rains and high speed winds. कितनी हाई winds होती हैं यहाँ पे? 150 to 250 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मतलब ये है कि साइक्लोन के साथ साथ हैवी रेन आती है और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं जिनकी जो स्पीड है विंड्स की 150 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. दिस क्लाउडी रीजन इज़ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज. Cyclones are a worldwide phenomenon and are given different names in different regions. मतलब अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है. Cyclones developing over the western Pacific region are called typhoons, whereas those developing over Indian Ocean or Bay of Bengal are simply called cyclones. The whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast. The frequency and intensity of cyclones along the west coast is much less. मतलब क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है ना साइक्लोन की, कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट में वो कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट. मतलब कि जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे साइक्लोन की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो कम देखने को मिलती है बजाय कि ईस्ट कोस्ट के. साइक्लोन्स प्रोड्यूस जेंट वेव्स इन द सी अलोंग विद टोरेंशियल रेन्स. So this is our part 2 of this chapter. Rest of the chapter will be discussed in part 3. Share and subscribe my channel if you like. Thanks for watching.